नमस्ते बच्चों। इससे जो पहले तक हमने थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी कर लिया था वो हमने कहाँ तक किया था, पाथ फंक्शन ऑफ वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, ये हमने पढ़ भी लिया था। इसको प्रूव भी कर दिया था कि वर्क हमारा क्या होता है, एक पाथ फंक्शन है और हीट हमारी क्या है, पाथ है। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी, या फिर हमें क्या पढ़ना है, हीट कंटेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंथैल्पी होती क्या है और हीट कंटेंट क्या होता है, ये आज हमें स्टडी करना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लिख दें। पी डेल्टा वी के बराबर होता है, पी यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। दोबारा से सुन लो, अगर मेरे को वर्क डन निकालना हो, वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, डब्ल्यू मान लिया मैंने, इसको शो कर दिया है। वर्क डन बाय द सिस्टम को किसके बराबर, माइनस का पी प्रेशर एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। इसको हम ये भी बोल सकते हैं वर्क डन इन एक्सपेंशन, कि गैस को एक्सपेंड होने में कितना वर्क करना पड़ा, या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ये होता है। अब मैं ये जो प्रोसेस स्टडी कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहा हूँ। कौन सा कांस्टेंट प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, शो कर दूँ P कांस्टेंट, W की वैल्यू ये जो यहाँ थी यहाँ पुट कर दूँ। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, इसको क्या मान लिया इक्वेशन 2। तो जब W वर्क डन की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो QP क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस माइनस प्लस P डेल्टा वी। अब मैंने मान लिया कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, उसको मैंने हीट दे दी है QP। QP मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई वो कहाँ से कहाँ होगी, U1 टू U2। मान लिया कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, कब कर रहा है, जब मैंने उसको हीट दे दी है Q अमाउंट की हीट दे दी है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई U1 से U2, एंड उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या वॉल्यूम चेंज हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ, V1 टू V2। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो इसको कैसे लिख लेंगे, देखना एक बार, इसको कैसे लिखेंगे, QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस का P V2 माइनस V1। इसको अब अपन सोल्व करके लिख लेते हैं। सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, U2 प्लस का PV2 माइनस बाहर, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, U1 प्लस का PV1। दोबारा से देख लो, U को ऐसे लिख लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, PV2 माइनस PV1, माइनस इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इसको जब सोल्व करके लिखोगे ना, ऊपर वाले को इसी फॉर्म में लिखी जाएगी। ये किसके बराबर आ चुकी है, QP के बराबर आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो U क्या है, प्लस का PV। U इज अ इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, P इज अ प्रेशर स्टेट फंक्शन, V इज अ वॉल्यूम स्टेट फंक्शन। जो इसके रिजल्टेंट से क्वांटिटी आएगी, जो क्वांटिटी आएगी या जो टर्म आएगी, या जो इसके रिजल्ट से टर्म आएगी, वो क्या होगी, एक स्टेट फंक्शन होगी। वो जो टर्म थी या वो जो क्वांटिटी थी उसको नाम दे दिया H का, हीट कंटेंट का, जिसे क्या बोल दिया, एंथैल्पी बोल दिया गया। क्या बोल दिया, एंथैल्पी बोल दिया गया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हीट कंटेंट बोल सकते हैं। देखो क्या था, H क्या था, एंथैल्पी, इसको क्या बोल दिया, हीट कंटेंट बोल दिया गया है। अब इस टर्म को यहाँ भी अपन लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं मान लूँ फाइनल स्टेट में सिस्टम की एंथैल्पी है H2 और इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी है H1। दोबारा से सुन लो, ये कोई सिस्टम चल रहा था जिसको मैंने हीट दी थी, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई U1 से U2, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ V1 से V2। तो फिर मैंने ये बोला, इसको सोल्व करके अपन ने इस फॉर्म में लिख लिया, U क्या है, U2 स्टेट फंक्शन, P प्रेशर स्टेट फंक्शन, V वॉल्यूम स्टेट फंक्शन। जो इससे क्वांटिटी आएगी दिस इज आल्सो स्टेट फंक्शन, या जो टर्म आई वो भी स्टेट फंक्शन है, उसको नाम दे दिया H का, डिफाइन कर दिया एंथैल्पी और हीट कंटेंट की टर्म में। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, QP इज इक्वल टू H2 माइनस का H1।
H2 किसके बराबर होगा यहाँ, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस का PV2 एंड H1 इज इक्वल टू U1 प्लस का PV1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। इसको टर्म को याद रखना, QP क्या आ चुका है हमारा, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। इस QP की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस का P डेल्टा V। डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन ए सिस्टम वर्क, या फिर व्हेन ए सिस्टम चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ठीक है, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन ए सिस्टम एब्जॉर्ब हीट। Q P इज प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, या फिर इसको एक्सटर्नल प्रेशर भी बोल सकते हैं। डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमें रिलेशन निकालना था। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमने टर्म एंथैल्पी H को डिफाइन किया है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार उसको देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टडी करना है हमें, किसका, एंथैल्पी का फिजिकल सिग्निफिकेंस। एंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर लिया था अभी अपन ने देखा है पीछे भी, क्या क्या आया था, यूज प्लस का PV, क्या आ गया था ये अपना, एंथैल्पी आ गई थी, किसके टर्म में डिफाइन कर दिया था, एंथैल्पी, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, हीट कंटेंट, हीट कंटेंट। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमने देखो पढ़ा है हर एक सब्सटेंस या सिस्टम होता है उसके अंदर खुद के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को हम नाम दे देते हैं इंटरनल एनर्जी का। क्या था कि हर एक सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसे हम नाम दे देते हैं इंटरनल एनर्जी का, जिसको हम U से शो करते हैं, U से क्या करते हैं, शो करते हैं। अब इस इंटरनल एनर्जी में से जितनी एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, कन्वर्टिबल है, ठीक है, कन्वर्ट हो सकती है, इस इंटरनल एनर्जी में से जितनी एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है उसे क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट बोलते हैं, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी बोल सकते हैं, एंथैल्पी बोल सकते हैं। दोबारा से सुन लो कि कोई ना कोई सिस्टम है या कोई भी सब्सटेंस है, उसकी खुद के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर की हुई एनर्जी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। उस इंटरनल एनर्जी में से जितना पार्ट हीट के अंदर चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, जितना पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट या फिर एंथैल्पी। देखो हमने पढ़ा भी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको मेज़र करना आसान है, ठीक है, लेकिन अगर एंथैल्पी की बात करें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरे को लगता है शायद थर्मो में हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि किसी सब्सटेंस की हम इंटरनल एब्सोल्यूट एंथैल्पी मेज़र करें, ठीक है। तो हमें सिर्फ थर्मो के अंदर क्या पढ़ना होता है, ओनली एंथैल्पी का चेंज पढ़ना होता है, और वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंथैल्पी नहीं कैलकुलेट कर सकते, जो कि आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी तो कैलकुलेट की जा सकती है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बस हम एंथैल्पी का चेंज देख सकते हैं। एक और बात, जो U है हमारी, U हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर हमारा क्या है, एक्सटेंसिव, ठीक है, वॉल्यूम है एक्सटेंसिव। देन जो हमारी एंथैल्पी आएगी वो क्या होगी, दिस इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी नेचर में कैसी होती है, स्टेट फंक्शन होती है। क्यों स्टेट फंक्शन होती है, क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है। तो जो कंबाइंड क्वांटिटी आएगी, इन सबको कंबाइन करने से जो रिजल्ट आएगा एच एंथैल्पी, वो भी क्या होगा, हमारा एक स्टेट फंक्शन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है हमें वो देखना है। हीट
कैपेसिटी क्या होती है वो हमें स्टडी करना है। हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट is required to raise the temperature of system to 1 डिग्री सेल्सियस, कि किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितनी अमाउंट चाहिए हीट की, उसे क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मैं मान लेता हूँ कि हमने किसी सिस्टम को हीट दी क्यू, और उसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ? T1 to T, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है या चेंज हो चुका है, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? Q डिवाइडिंग बाय T2 माइनस T1। इसको कैसे लिख सकते हैं? Q डिवाइडिंग बाय डेल्टा T। तो हमारी सी क्या है? हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को, उसको हमने कितनी हीट दी, उसे क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब इस हीट कैपेसिटी को अगर हम स्मॉल चेंजेस में शो करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा क्यू। इसके आगे डी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हीट क्या है? हमारी पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। डेल्टा, इसको क्या लिख देंगे? डेल्टा टी को डी टी लिख देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इन स्मॉल चेंजेस हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी की 2 टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो दूसरी टाइप है हीट कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम ये दोनों की दोनों कैलकुलेट करनी है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी को आपने डिफाइन कर ही लिया, तो पहले के लेके चलता हूँ एट कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चलते हैं। ये हमें क्या करना है? देखना है किसके बराबर होगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अपनी हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया है, किसके बराबर होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडिंग बाय डी टी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का पी डी वी। इस डेल्टा क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सी। क्या लेके चल रहे हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, तो इसको वी से शो कर देते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा? डी यू प्लस का पी डी वी डिवाइडिंग बाय डी टी। अब हमने क्या कर रखा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स डी वी जीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा? करली वी डिवाइडिंग बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो क्या है? स्मॉल चेंजेस है, इसलिए मैंने डी को करली वी में लिख दिया। अगर मैं सीधी कंडीशन ना लगाऊं तो इसको डी यू डिवाइडिंग बाय डी टी भी लिख सकता हूं। अगर किसी टर्म की कंडीशन लगाता हूं तो डी को करली की फॉर्म में लिखा जाता है, अगर कंडीशन नहीं लगाता हूं तो सिंपल करली को डी यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, डी यू डिवाइडिंग बाय डी टी। दोबारा सुन लो, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट की, ठीक है। पुट करते ही मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डी वी जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो, तो ये टर्म बच जाएगी। तो डी यू डिवाइडिंग बाई डी टी भी लिख लो। अगर हमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी शो करनी है तो करली वी डिवाइडिंग बाई करली टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? सी वी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगी? डी यू डिवाइडिंग बाई डी टी के बराबर होगी। उसके बाद अगर आप बात करें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, देखते हैं किसके बराबर होती है? एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये किसके बराबर होगा? Cp के बराबर। इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा, किसके बराबर होता है? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडिंग बाय डी टी के बराबर होता है। और डेल्टा क्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू प्लस का पी डी वी डिवाइडिंग बाय डी टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करूं तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा? Cp इज इक्वल टू, देखो
करली यू डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में पी करली वी डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसके फॉर्म में लिख दिया, प्रेशर की कंडीशन लगा दी है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी H इज इक्वल टू यू प्लस का पी वी। डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफरेंशिएटिंग, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर पे कांस्टेंट रखना है। तो क्या आएगा, डी एच इज इक्वल टू डी टी, डी एच इज इक्वल टू डी टी, या फिर कांस्टेंट शो करना है तो डी को किस में लिख लेंगे, करली में लिख लेंगे, करली एच डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू करली यू डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस का पी करली वी डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर हम u की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, करली u डिवाइडिंग बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू करली h डिवाइडिंग बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, ये टर्म इस तरफ जाके माइनस की माइनस p करली v डिवाइडिंग बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जो ये अपन ने करली यू डिवाइडिंग बाई करली टी की वैल्यू निकाली है यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट देखना एक बार, सी पी इज इक्वल टू, वो पुट करेंगे तो क्या आएगा, करली एच डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का पी करली वी डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एस प्लस में पी करली वी डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारा, सी पी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू करली एच डिवाइडिंग बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कंडीशन ना अप्लाई करें तो हमारी हीट कैपेसिटी सी पी इज इक्वल टू डी एच डिवाइडिंग बाई डी टी। हमने क्या किया, एंथैल्पी की डेफिनेशन यूज़ की, डिफरेंशिएटिंग किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, अप्लाई कर दिया, यहाँ से यू की वैल्यू निकाली, जो हमने इस तरफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके ये रिजल्ट निकाला था, इसके अंदर करली यू की वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, जो रिजल्ट आया वो हमारा ये था। तो हम देख लेते हैं कि हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आई और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आई। तो हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी, सी पी इज इक्वल टू डी एच डिवाइडिंग बाई डी टी। तो हमने आज क्या पढ़ लिया अभी तक, एक तो हमने एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ ली है और हमने हीट कैपेसिटी होती क्या है, हीट कैपेसिटी के टू टाइप्स है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, वो भी हमने देख लिया है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी। तो पहले मैं हीट कैपेसिटी एट एक कांस्टेंट वॉल्यूम को लिख लेता हूँ, वो किसके बराबर है, डी यू डिवाइडिंग बाई डी टी। फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, डी टी। पहले इसको थ्योरेटिकली प्रूव करूँगा कि कौन बड़ा है, फिर इसको हम मैथमेटिकली देख लेंगे कौन बड़ा है। तो एक बार ध्यान से सुनना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को हीट दे दी है। अगर मान लो किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन किसके बराबर होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल डिवाइडिंग बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, तो डेल्टा वी जीरो, वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स क्या हुआ, मैंने किसी सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब हीट दी तो सिस्टम ने वर्क नहीं किया, वो सारी की सारी हीट किस में चेंज हो जाएगी, वो सारी की सारी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्या था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो वर्क डन इसी के बराबर होता है, पी एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा वी। तो जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूंगा तब वर्क तो होगा, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, एट ए कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम को हीट दे दी। जब मैंने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम ने उस हीट का कहाँ यूज़ किया, वर्क करने के लिए भी यूज़ किया।
ठीक है। थोड़ी बहुत जो हीट उसने क्या की, वर्क करने के लिए यूज़ कर ली। वर्क करने के बाद जो थोड़ी बहुत हीट थी उसने कहाँ यूज़ कर ली, अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर लिया। एक और बात, जो इंटरनल एनर्जी यहाँ इंक्रीज हुई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उतनी ही इंटरनल एनर्जी यहाँ इंक्रीज होगी। तो दोनों में इंटरनल एनर्जी तो सेम अमाउंट में इंक्रीज होगी, बट एट कांस्टेंट प्रेशर हमें वर्क भी करना पड़ा है। तो जब वर्क करना पड़ा है तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब की होगी सिस्टम ने, और यहाँ पे हीट कम एब्जॉर्ब की होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या जब यहाँ पे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है तो Cp की वैल्यू, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम क्या होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोबारा से सुन लो, इसमें हमें वर्क भी करना पड़ा है, जो मोटी बात याद रखनी है, इसमें हमें वर्क नहीं करना पड़ा है। इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम अमाउंट पे इंक्रीज होगी, यहाँ वर्क करना पड़ा है इसलिए सिस्टम ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की है, यहाँ पे वर्क नहीं करना पड़ा, इसलिए इसके जितनी हीट नहीं एब्जॉर्ब की। इससे हम ये कह सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, Cp माइनस Cv किसके बराबर होगा, Cp क्या है dH डिवाइडिंग बाई dt, Cv क्या है du डिवाइडिंग बाई dt। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स H इज इक्वल टू U प्लस का PV। PV की वैल्यू पुट कर दें अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज RT, then U plus का RT, differentiating this equation with respect to temperature, then result dH dividing by dt, dH dividing by dt is equal to du dividing by dt। ये कांस्टेंट हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करके लिखेंगे क्या आ जाएगा, dH डिवाइडिंग बाई dt माइनस का du डिवाइडिंग बाई dt इज इक्वल टू r। इस टर्म को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, dH माइनस dH डिवाइडिंग बाई dt माइनस du डिवाइडिंग बाई dt इज इक्वल टू r। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r। मीन्स क्या हुआ, Cp Cv से कितनी बड़ी है, R के टर्म में क्या है, बड़ी है। सिंपल सी बात यह है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।